बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 28 अगस्त जुम्मे का दिन, दूसरा वीलॉग और बड़ी तगड़ी किस्म खबरें। खान अस्पताल मुंतकिली पर इंटरनेशनल प्रेशर कुकर फटने लगा है। सब्र के पैमाने लबरेज। साबिक क्रिकेटर्स के बाद अब हाजिर नौजवान इंटरनेशनल क्रिकेटर्स कप्तान भी सामने आने लगे। ऑस्ट्रेलियन कप्तान इमरान खान के लिए धाड़ पड़ा। जावेद मियांदाद के रोते हुए पैगामात और तहरीक इंसाफ की धुआंधार इनिंग्स। मोहसिन नकवी के इस्तीफे का मुतालबा आ गया है और तहरीक इंसाफ के साथ मजदूर यूनियन भी एहतजाज में 27 के लिए तैयार। सिंध जाम शोरों में बड़ी तादाद में खान के लिए लोग निकलना शुरू हो गए। मोहसिन नकवी का इस्तीफा जलालत की वजह बनी या नून लीग के इख्तलाफात या वजारत उस्मा की तरफ मामला, ये तफसील आपको बताता हूँ। ट्रंप के बुरे दिन शुरू हो गए। मिड टर्म इलेक्शन शिकस्त नजर आते ही पंछी उड़ने लगे। नेतन्याहू के बाद अब फील्ड मार्शल के इख्तलाफात की बड़ी खबरें और ईरान ने भी फील्ड मार्शल के दौरे को आज जवारी का हाथ करार दे दिया और अब मफादात के खात्मे का खेल शुरू। अमेरिका का ईरान की तारीख का सबसे बड़ा मुआशी हमला नाकाम। रूस चीन ने ईरान की जो हमायत की, दुनिया दो हिस्सों में बटी है। वर्ल्ड ऑर्डर का पहला कदम। नेतन्याहू के एक तो आज शमाल मशरिक में वहाँ शाम में हमले और एटमी हथियारों की वीडियो देखने के बाद इसराइल के इख्तिताम का मामला उसने खुद कह दिया। दूसरी तरफ ईरान ने कहा इसका मकू ठपने का मुकम्मल मंसूबा और शाम में इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन तफसील में सबसे पहले तो इमरान खान का मामला, जो इंटरनेशनल आवाज़ें पूरी दुनिया में वो जो प्रेशर कुकर बिल्ट हो रहा था वो अब फटना शुरू हुआ है। अब एक तरफ वो और दूसरा पाकिस्तानी अदालतों के लिए यजीदी दौर के लिए भी शर्मिंदगी का, जलालत का सबब। जो खारजा पॉलिसी आलमी सतह पर ये मजीद लानते। आज दुनियाई क्रिकेट में तहलका मचाने वाली खबर में ताकतवर क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जो आज हाजिर ड्यूटी कप्तानों में पहला एजाज़ हासिल किया और ग्रेग चैपल के पैगाम को रीट्वीट किया कि इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ट्वीट बन गई है। सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हुई है। ये ग्रेग चैपल के और साबिक इंटरनेशनल कप्तानों की हमायत करने का ऐलान किया कि इमरान खान के तिब्बी मुआयने पर अदालत के मुताबिक फैसला, अहले खाना से मुलाकातों का सिलसिला और खान के साथ वकार और एहतराम का वो रिश्ता, वो सलूक जिसका हर इंसान मुस्तहिक है। अब देख के पाकिस्तानियों की भी हिम्मत आ रही है। जावेद मियांदाद तो रो पड़े, कौमी हीरो है। पहला जावेद मियांदाद सामने आया, अब मजीद पाकिस्तानी भी अब शायद सामने आ जाए। वो कह रहा था जालिमों क्यों जुल्म करे, ईमानदार आदमी पे से बाहर निकालने से क्या फ़र्क पड़ेगा। मियांदाद साहब को ये नहीं पता, फ़र्क ये पड़ेगा पूरा फॉर्म 47 निज़ाम जड़ से उखड़ेगा। आप यकीन करें, जो आज मैंने अपनी आंखों से शौकत खानम की फंड रेजिंग मीटिंग में वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैनों की जज्बाती तकरीरें सुनी। बहुत से लोग बड़ी मुश्किल से आंसू रोक कर कह रहे थे कि हम खान के नाम पर लाखों डॉलर जमा कर चुके हैं। 1994 से अब तक तकरीबन 1000 मिलियन डॉलर शौकत खानम के लिए बने और दुनिया भर में इकट्ठे हुए हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट 3 अस्पताल 29 दिसंबर को कराची में इफ्तिताह होना है तीसरे अस्पताल का। और ये शख्स बनाने वाला जिसके नाम पर एक फंक्शन में मिलियन डॉलर्स इकट्ठे हो जाते हैं। ये अस्पताल में पाकिस्तानियों के लिए ऐसी मशीनें लगी जो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। जिस मुल्क में अभी 15 शहीद बच्चे हैं, बल्कि 55 की कहा जा रहा है, इनकी लाशों को शॉपिंग बैग्स में, प्लास्टिक बैग में डाल के दिया जा रहा है। वहां के पाकिस्तानियों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनें देने वाला इस वक्त इन बदनस्ल लोगों के हाथों एंजियोग्राफी, ब्लड टेस्ट और अपना ब्लड प्रेशर टेस्ट नहीं करवा सकता और हज़ारों किलोमीटर लोग दूर अपनी जमा पूंजी पे निछावर कर रहे हैं। ये मोहब्बत है खान से। बाखुदा ऐसा तारीख में दोबारा नहीं होगा। ये वो खुशबू है जिसे कोई फायरवॉल नहीं रोक सकती, दीवारें बर्लिन भी खड़ी कर दे नहीं रोक सकते। जो बातें लोग पब्लिक में नहीं कह सकते वो पसे पर्दा ऐसी बातें करते हैं, बता नहीं सकते। अभी मोहम्मद मालिक जैसा बंदा अपने प्रोग्राम में नहीं कह रहा है कि सूरह आले इमरान की आयत पढ़ो कि अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता, अवामी राय पर डाका मार के हलफ की खिलाफ वर्जी करते हो। देखें, हालात इनके लिए, इन जालिमों के लिए बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं। फील्ड मार्शल के हवाले से जो आपको बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा था, वो अब होता हुआ नजर आ रहा है। अभी आपको नेतन्याहू के बाद इनकी ट्रंप के साथ इख्तलाफात की खबरें शुरू हो गई हैं। आप हैरान होंगे क्यों हो रहा है। तो ज़रूरियात जब ख़त्म हो तो फिर तरजीहात बदलती हैं। इसके सबूत और दलील देखें कि ईरान की जंग में सबसे बड़ा मामला फौजी हमले थे, वो अब तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। ट्रंप किसी बड़े हमले की अब तैयारी के कोई सबूत नजर नहीं आ रहे। उसने पूरी ताकत से जो ईरान पर मुआशी हमलों का मंसूबा बनाया कि ईरान को घुटनों पर लाऊं, पूरी दुनिया से मुआशी नाकाबंदी का हुक्म दिया, मुतालबा किया कि मुआशी पाबंदियां लगाऊंगा, उसके जरिए पड़ोसियों की तजारत रोकूंगा, अशियाए खुर्दो नोश रोक के, रसद रोक के वहां कहत लाऊंगा, इन्हें तबाह कर दूंगा, फिर ये मुज़ाकरात के लिए टेबल पर आएंगे। यही मंसूबा था डोनाल्ड ट्रंप का, यही इसने बयान दिया, यही इसके वज़ीर ख़जाना ने कहा। यही इकोनॉमिक डी डे के नाम से ऑपरेशन लॉन्च हुआ। लॉन्च होने के 24 घंटों के अंदर ये नाकाम, क्योंकि चीन और रूस पीछे थे। और मैं आपको बता रहा था कि इनका मुआशी दबाव का जो मंसूबा है वो कामयाब नहीं हो सका, वही हुआ। दूसरे मानों में ये जंग अब ख़त्म होनी है, उसके असरात, और ये मैंने आपको ये भी बताया था पाकिस्तान में बराह रास्त असरात, और फिर ज़रूरत ख़त्म तो तरजीहात ख़त्म।
24 अगस्त को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मोहसिन नकवी को लेकर तेहरान गए। इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि दौरे से पहले ट्रंप पर फोन से बात हुई, दौरा तय हुआ। अरब चैनल्स ने खबर लगाई कि अमेरिका का पैगाम लेके जा रहे हैं। दफ्तर खारजा ने तरदीद कर दी फौरन कि ट्रंप के कासिद डाकिया ये एलची बनकर नहीं जा रहे, ये दौरा पाकिस्तान का सालसी दौरा है अपनाए हरमस खुलवाने के लिए। यानी ट्रंप ने नहीं कहा कि जाएं जाके मुझे फेस सेविंग और सेफ एग्जिट दिलवाएं, क्योंकि ईरान के आप बयान देख लें। अब उसके साथ ही दूसरा मरहला जो ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट, यानी अमेरिका ने ईरान का मुआशी बॉयकॉट का फैसला किया कि इन्हें घेरें, तिजारती रास्ता बंद करें। अब आप ज़रा उस पर सोचें कि पहले अमारात जैसा मुल्क फ़ौरन ईरान के साथ तिजारत माली लेन देन बंद करता है, मुअत्तल करता है, और पाकिस्तान जो नॉन नेटो सबसे बड़ा इत्तेहादी, सालसी का दावा, बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर, ट्रंप का 90 दफ़ा कहने वाला फील्ड मार्शल फेवरेट, शहबाज शरीफ सलूट मारने वाला, अमन का मसीहा, उठाने वाले घुटने, अब वो पैगाम देते हैं दफ्तर खारजा के जरिए कि ईरान के साथ न सिर्फ तिजारत करेंगे बल्कि इसे मजीद बढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक तरफा अमरीकी पाबंदियाँ हैं, बैन अल-अक़वामी कवानीन से मुताबिकत नहीं रखती। हम सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर करदा पाबंदियों के पाबंद हैं। ज़रा गौर करें, सिर्फ $3 अरब की टोटल तिजारत है, वो भी तकरीबन ना होने के बराबर है। ईरान के साथ ये अमरीकी हुक्म पर गैस पाइपलाइन नहीं ले सके 24 साल से। तिजारती पाबंदियों को मानने का इनकार, ये इनकी जरूरत है इतनी कि ये ट्रंप से कहें कि हम तुम्हारी पाबंदियां नहीं मानते। फिर ऊपर से ऐसे हालात में कि तेहरान टाइम्स ने, जो 1979 के इनकलाब के बाद सबसे बड़ा अंग्रेजी का उनका अखबार है, उनकी सबसे बड़ी खबर के फील्ड मार्शल की मुलाकात के हवाले से फ्रंट हेडलाइन है कि ये जुवारी का हाथ हमारे सामने आ गया। यानी ट्रंप का जो असल प्लान, ये फील्ड मार्शल को जुवारी का हाथ कह रहे हैं। वो जुआ खेलने वाला जैसा होता है ना, पत्ते छुपाता है फिर एक लम्हे में खोलता है। इनका कहना है ये दोनों हमें नजर आ गए, दबाव और बातचीत। दफ्तर खारजा कह रहा है ये कासिद नहीं है। बैन अल-अक़वामी रिपोर्ट्स ईरान की सुर्खियां कुछ और कह रही हैं कि पैगाम और स्पेस सेविंग दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। अब हुआ क्या, जरा आप गौर करें, ये जो मैं आपको तफसील अगर समझाऊं, 5 चीजें इसमें हुई हैं। पहली, ईरान ने $18 अरब का, आपको पता है, गैस पाइपलाइन मंसूबे पर जो अमल दरामद ना होने का बैन अल-अक़वामी हर्जाने की तलवार लटकाई हुई है। अब $18 अरब के इनके पास $18 नहीं होंगे शायद। दूसरा ये कि ईरान से जो सस्ता तेल ले लेंगे जित ईरान से और वहाँ से शिफ्ट कर लेंगे, रिफाइनरियाँ तो है नहीं, स्टोरेज फैसिलिटी है नहीं। अब ईरान से तेल कौन सा ले रहे हैं, जो स्मगलिंग के जरिए आता है। अब ट्रंप का ये दावा है कि हमने हर किस्म की स्मगलिंग बंद करवानी है। ये 30 रुपये लीटर में पेट्रोल मिलता है स्मगलिंग के जरिए, और उसके बदले में पैसे नहीं देने पड़ते अजनास और अशियाई खुर्दनोश, ये चावल वगैरह बार्टर ट्रेड के जरिए। डॉलर तो दे नहीं सकते, है ही नहीं। अब ये रास्ता बंद हो तो फिर असल मुआशी बहरान, अवामी बहरान, क्योंकि तेल की जो किल्लत आपको नजर आती है वो इसीलिए नजर नहीं आती कि ईरान का ये स्मगलिंग का तेल आ रहा है। अब ईरान ने 900 किलोमीटर की तवील सरहद है। ईरान ने कहा जिसने पाबंदियां लगाई, जिसने अमेरिका का साथ दिया, वो भुगतेगा। यानी फिर बलोचिस्तान में जो होगा वो आपके सामने, वो सिर्फ बॉर्डर खोल देंगे। फिर चीन ने वही किया जो अमेरिका के साथ कर रहे हैं, साफ साफ इनकार। ये पैगाम देने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को, वहाँ अजीत दोवल को जो दौरा बीजिंग में बुलाया, ब्रिक्स के तनाजर में ये सबसे बड़ी दिफाई और मुआशी पोजीशन थी, इलाकाई ब्लॉक है। अजीत दोवल का कौमी सलामती के मशीर का भारत के चीन की कुर्बत, ये इनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। अब करें क्या? अब ये इस ब्लॉक रियासत के मामलात में फंस गए। अब चीन के पास तो सी पैक है, चीन की करेंसी युआन में तिजारत है, सबसे बढ़कर दिफा में चीन किरदार अदा करता है। अब इस सूरत हाल में जहाँ अंदरूनी अदम इस्तेकाम अरूज पर, मुआशी अदम इस्तेकाम अरूज पर, अमन मान तबाशुदा, चारों सूबों में बगावत, अवामी एहतजाज मामलात, ऊपर से सबसे बड़ा नुकसान कि ट्रंप डबल गेम का वो इल्ज़ाम जो अमेरिका हमेशा लगाता है, आप उठा के तारीख पूरी देख लें कि चीन के कैंप में जब घुसने की कोशिश की, डबल गेम का इल्ज़ाम। और माजी में ये होता रहा है, इधर से अमेरिका को कुछ और कहा जाता था, बड़े बड़े वादे, और डिलीवर कुछ नहीं कर सके। अब ट्रंप के साथ भी यही मामला हुआ कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। अब इस सूरत हाल में जाहिर है फिर IMF की शराइत सख्त होती हैं, पाबंदियाँ सख्त होती हैं, जो कमज़ोर मईशत तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, ये बिल्कुल इसी तरह माजी में आप देखें, ज़ियाउल हक के साथ हुआ, परवेज़ मुशर्रफ के साथ, अयूब खान रियाज, सब के साथ, इन चारों के साथ जो ही ज़रूरत पूरी हुई, फारग फे से महाजराई शुरू हुई। फिर इनके अंजाम की रुखसती में तहरीकें चलना शुरू हुई, इदारे के लोगों को तरक्की प्रमोशन याद आ गई, इसीलिए डिफेंस एक्ट का ये फ़ौरन मंजूर करवाया गया था। लेकिन ये फिर अवामी सतह पर लॉन्ग मार्च तो फिर इसी तरह कामयाब होते हैं, सूबों के अंदर फिर तनाज़ात शुरू होते हैं। अभी तो उनके इत्तेहादी नून लीग और पीपल्स पार्टी ये 28वीं तरमीम सूबों की तकसीम पर मुखालिफ है। मुआशी सियासी हालात तो बिल्कुल वही हैं जो 1958 में थे, 71 में थे या 88 में थे। अब ये तारीख पूरी मद्देनजर रख के मैं बात कर रहा हूँ। अब आप खुद सोचें, हल्का सा बाजू मरोड़ना या एक सोशल मीडिया पर कहीं ट्रंप का पैगाम आ गया तो क्या होगा। और वैसे तो ट्रंप का इस वक्त अपना इक़्तिदार इतने खतरे में है कि ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने वैसे ही गेम चेंजिंग, उसके तो वो मिड टर्म इलेक्शन से इतना परेशान है कि आप देखेंगे वहाँ जो 9/11 का जो हुआ मामला हुआ था, 25वीं बरसी आ रही है। न्यूयॉर्क में जो तकरीब उसमें खिताब था वो ट्रंप को नहीं करने दिए थे, वो कह रहे हैं पेंटागन में जाके करो, यहाँ नहीं करना,
یہاں نائب صدر کو بھیج دو کہ ایران کی طرف سے خطرات اسے اور نتن یاہو کو اتنے عروج پر ہیں کہ اپنی الیکشن کمپین نہیں چلا سکے گا. اس کا دوسرا بیٹا جو بیرن ٹرمپ جسے سیاست میں لانچ کرنا تھا, اس کی ایران کی ایک ویڈیو جاری ہوئی بیٹے کے مرے کہاں ہے, کب ہے, مارنے کا پلان, اور $1 کروڑ انعام رکھا گیا. اس کے بعد دیکھ لیں ایران پر امریکہ نے کوئی حملہ نہیں کیا. سیکرٹ سروس نے کہا کہ وہ اتنی سیکیورٹی ہے کہ وہ اب عام انسانوں والی زندگی نہیں گزار سکتا. اب یہاں 65% امریکی ویسے ہی مخالف ہیں, تو اس کا تو اپنا اقتدار دھاگوں سے اس وقت بندھا ہوا ہے. اسی لیے یہ کبھی سعودی عرب کی طرف بھاگ رہے ہیں, کبھی کویت کی طرف بھاگ رہے ہیں, کبھی چین کی طرف, کبھی سوڈان, کبھی صومالیہ. انہیں سمجھ نہیں آ رہی ملک کے اندر قوانین بنا کے, کبھی دفاعی معاہدوں کے نام پہ, یا پھر ظلم و ستم کی آخری کوششیں. یہ حالات مزید خراب ہونے ہیں. اس کی میں آپ کو تازہ خبر دوں, محسن نقوی پر شدید دباؤ استعفے کا. اب اس میں 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو سینیٹر کے طور پر وزارت عظمیٰ میں, یعنی الیکشن لڑوا کے وزیر اعظم. ویسے تو دیکھیں سینیٹر وزیر اعظم نہیں بن سکتا, قانون یہ ہے, لیکن یہ تو صبح قانون بنائیں شام کو تبدیل کر سکتے ہیں. پھر ماضی میں 1999 میں مشرف کر چکا ہے. شوکت عزیز کو سٹی بینک سے سینئر ایگزیکٹو بلا کر وفاقی وزیر لگایا جیسے محمد اورنگزیب کو, اور 2002 کے انتخابات میں اس نے الیکشن لڑا ہی نہیں, لیکن فروری میں اسے سندھ کا پہلے سینیٹر بنوایا, پھر پارلیمنٹ ابھی چل رہی تھی, ظفر اللہ جمالی سے استعفیٰ دلوایا, اور شوکت عزیز کو قومی اسمبلی کا رکن بنا کے الیکشن لڑوا کے وزیر اعظم بنا دیا. تو یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, سینیٹر بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے, کچھ بھی کر. لیکن معاملہ ایک تو دباؤ کا یہ جو بلنڈر مارا گیا ہے یہ ابھی بڑھتا جا رہا ہے. یہ اتنا ٹف ٹائم اس وقت مل رہا ہے ان کو کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب یہ سارا نون لیگ پہ پھینکنا چاہتے ہیں. عین ممکن ہے کہ یہ خبریں آ جائیں آپ کے سامنے. یہ مولانا فضل الرحمان کو بھی دیکھیں, جو شروع میں معاملہ ہوا لانچ کرنے کا صوبوں کے معاملے پر, یہ خود تو بول نہیں سکتے تھے, مولانا کو سامنے کیا. اب وہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے. مولانا بہت آگے جا چکا ہے, تحریک انصاف کی سجا ملا. اب محسن نقوی تحریک انصاف کا حامی نہیں ہے. عمران خان کے معاملے پر یہ اسکائی نیوز, یہ برطانوی اخبارات, انگلش کرکٹ بورڈ کو انٹرویو رکوانے کے لیے کوشش کرتا رہا, جس پہ وہ ذلیل ہوا, جس کے بعد اب استعفے کا معاملہ ہے. اب وہ دے گا تو نہیں, ظاہر اتنا قریبی, اتنا طاقتور شخص ہے وہ. محسن نقوی کو چیئرمین کرکٹ بورڈ کا بنا کے جو بلنڈر ہوا, آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی سب سے اس وقت نچلی ٹیم ہے ہماری. ایران کے مذاکرات میں اس کو لے کے گئے, اس میں دیکھیں الگ ذرا کہ ایران اسے جواری کا ہاتھ کہہ رہا ہے فیلڈ مارشل کے ساتھ. تو یہ تو یہاں جو کچھ ان کے ساتھ, اب ان کا یہ کیا کہہ رہے ہیں جی, سوشل میڈیا سب کچھ کر رہا ہے, سب کچھ سوشل میڈیا پہ ڈال دو. ہارورڈ یونیورسٹی کے طالب علموں سے فیلڈ مارشل نے گفتگو کی کہ پروپیگنڈے کے خلاف آپ کھڑے ہوں. نوجوانوں نے شاید بات سن لی ہے. سرحد یونیورسٹی میں بائیکاٹ کا معاملہ دیکھیں, صرف خبر شروع ہوئی, اب نوجوان چونکہ مار پیٹ, گرفتاریوں, جیلوں کی بجائے یونیورسٹی میں داخلہ نہ لینے کی پرامن کمپین. اب یہ صرف دباؤ اتنا بڑا کہ یونیورسٹی نے بھی خود رابطہ کر کے صحافیوں کو بتانا شروع کر دیا کہ جب ہم کسی کو نہیں نکال رہے, کوئی طالب علم یہاں شہید نہیں ہوا, ہم تحقیقات کر رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں, کوئی بائیکاٹ نہ کریں, ہمارے ایڈمیشنز کے بارے میں کوئی ایسا چکر نہ کریں. یہ سوشل میڈیا, سیسا پلائی دیوار, آپ لوگ فخر کریں, اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, آپ یقین کریں بخدا آپ لوگوں کو اللہ نے طاقت دی ہے, ورنہ یہ اب تک کیا سے کیا کر چکے ہوتے. فیلڈ مارشل کو سوشل میڈیا کا خوف نہیں ہونا چاہیے, انہیں تو سوشل میڈیا دیکھنا ہی چاہیے. تو دیکھیں ان کے مطابق نکمے لوگوں کا پروپیگنڈا گروپ ہے, یہ تو مطلق العنان امیر المومنین ہے. سوشل میڈیا سے کس بات کا ڈر ہے؟ 40 ارب کی تو فائر وال لگی ہوئی ہے. یہاں سوشل میڈیا کے تو بیچارے 20,000 کے فون پر چند لائنیں لکھتے ہیں, دیکھتے ہیں, لائک کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, ویوز دیتے ہیں. آپ اتنے دلیر عدالتیں, پارلیمنٹ, سینٹ, میڈیا, بیوروکریسی, نیب, FIA, پولیس, نیشنل سائبر کرائم, پتہ نہیں کون کون سے 11 تو سیکورٹی کے ادارے, پھر فوج علیحدہ, جنگی طیارے, ڈرون, ایٹم بم, پھر دنیا کا نمبر انٹرنیشنل میگزین گلوبل میڈیا پر آپ کے لیے جو خبریں لگتی ہیں مزکہ خیز, توہین اور بے عزتی کا سبب بنتے ہیں, ان سے آپ کو فرق نہیں پڑتا. اسکائی نیوز جیسے براڈ کاسٹر, ایک انٹرویو ریکارڈ ہوا, پروموشن ویڈیو ریلیز ہوئی تو ان ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی. اب انگلش کرکٹ بورڈ کو آفیشیل بائیکاٹ کی انہوں نے دھمکیاں دی, بلکہ پاکستانی ٹیم جو بریک کے بعد آنے سے انکار کی, وہ تو ICC نے جب ڈنڈا اٹھایا کہ بھاری جرمانہ ٹھوکیں گے, بین بھی کریں گے, تو پھر یہ چپ کر کے میدان میں آ گئے. کیونکہ ان کے اس وقت بے ہمدم غرور کپتانوں کے کپتان کے نام کے سامنے کانپ رہا ہے. یہ سوشل میڈیا ہلکی سی عکاسی کرتا ہے صرف, یہ میری صرف تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں. ان کا اپنا سایہ خود, یہ اپنے سائے سے ڈرتے ہیں. پاکستان کے امن و امان کے حالات دیکھیں کہ طاقت اور فستائیت سے انہوں نے بظاہر سب کچھ کنٹرول میں, لیکن سیکیورٹی کے حالات کس لیول پہ ذرا سوچیں. آسٹریلین گورنمنٹ نے ابھی آج ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے کہ دوہری شہرت رکھنے والے جو افراد ہیں, خاص طور پر داخلے اور روانگی کے جو ان کے تقاضے ہیں, سفر کے دوران جو پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں, اس کو انہوں نے سخت سفری انتباہ جاری کی ہے کہ پاکستان کے سفر کی ضرورت پر نظر ثانی کریں. سیکیورٹی کی صورتحال غیر یقینی ہے, کیونکہ سیکیورٹی فورسز جن کا کام امن و امان تھا, وہ لگے ہوئے کریک ڈاؤن پہ, عوام پہ. وہ لگے ہوئے خواتین کو بالوں سے پکڑ کر کھینچنے میں, گھسیٹنے میں, کنٹینر سے گرانے میں, لوگوں کو گولیاں مارنے میں, کشمیر میں, بلوچستان میں, KP میں, اب سندھ میں شروع ہو جائیں گے.
26 नवंबर को उन्होंने मार्च रोकना 27 सितंबर का। आपको पता है 26 नवंबर के मार्च में भी वो यासिर मली नामी नौजवान नारोवाल में जब वो छापे मारते हुए उसके घर पहुंचे, वो भाग रहा था, पीछे से पुलिस वाले नीट मार के उसे शहीद किया। जुबैर नियाजी के घर, ये जो मिलाद की आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र हो रहा था, वहाँ जो राना इश्तियाक उबलती हुई कड़ाई में गिरा, 70% जिस्म जल गए। GH के बाद जो मोहम्मद हुसैन शहीद, उसकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। तो ये जो किया जा रहा है ये बाकायदा वहशत और बर्बरियत है, ताकि अवाम खौफ में आ जाए। ये सिर्फ आपके लिए यकीन करें खौफ, मतलब अगर लेकिन ये सब कुछ ना होता तो क्या दुनिया के सामने मामला, ये रोजाना तहरीक इंसाफ के घरों में छापे मारते हैं, लोगों को अगवा भी करते हैं रोज ऐसी। अब तो देखें रोज की खबरें आती हैं घरों के अंदर माले मफ्तू की लूट मार की, अब वो खबर तक नहीं बनती। 1971 में आप हमूदुल अमान कमीशन रिपोर्ट पढ़े, जो कुछ उस वक्त बंगालियों के साथ जुल्म सितम था, या जो कुछ आप बलोचिस्तान के हवाले से पढ़ते रहे, कश्मीर में अपनी आंखों से देखते रहे, वो इस वक्त पंजाब में इसी तरह होता है। ये तो खबर जब सामने आती है आपके सामने तो आपको पता चलता है। वो लोग तो अब ढके छुपे अल्फाज में कहते हैं कालेधन तंजीमें ठीक कर रही हैं, हम तो खैर नहीं कह सकते। टिम्स में जो बच्चे दिन दिहाड़े जले, जिनकी तादाद 55 बताई जा रही है, आप अंदाजा करें कि शॉपिंग बैग्स में जिनमें आप घर की चीजें लग रही। वो तलत हुसैन के प्रोग्राम में वो खुद कह रहा है कि मैंने वालिदैन को बुलाया और वो खौफ के मारे नहीं आए, पता नहीं उन्हें गायब कर दिया, उठा लिए। यानी इन्होंने जुल्म सितम का वो मामला जो शफकत अभी तक नहीं पता चला शफकत चौधरी का मकसद क्या है, खौफ फैलाना और कुछ भी नहीं है मकसद। पाकिस्तान का मीडिया इनके मुकम्मल कंट्रोल में, वो तो आप खबर नहीं दे सकते। अब तहरीक इंसाफ का इकट्ठ इसीलिए अहम है। सिंध में जाम शोरों में जो मनाजर नजर आ रहे हैं, वीडियो शायद देखी होगी आपने, 27 से पहले स्ट्रीट मूवमेंट की, यही मनाजर अब पूरे पाकिस्तान में नजर आएंगे। पूरा पाकिस्तान जुड़ रहा है। अभी फैसलाबाद से मजदूर यूनियन भी 27 लॉन्ग मार्च की हमायत में आ गई है, उससे पहले किसान भी आ चुके हैं, तलबा असातिज़ा सारे इकट्ठे होंगे। अभी 30 तारीख को तहरीक इंसाफ का इकट्ठ भी है, उसमें भी बहुत से मामलात नजर आएंगे। तो ये अब मामलात इनके लिए अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी बहुत दबाव में है इस वक्त। यकीन करें आपको ये बताते नहीं है वो बात वही गल मुख्तार आबादगी है, ये आपको बताते नहीं है। सिर्फ आप कभी इनसे चले 12 लफ्ज़ की ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें होती हैं, आप कभी इनकी बातें सुने, अब आपको अंदाज़ा हो कि किस कदर परेशान है। देखें मकसद बड़ा सादा सा है, सबसे पहले खान की मुंतकली और इलाज करवाएं। इमरान खान फ्रस्ट्रेटेड थे, मैं आपको बता सकता हूँ कि इमरान खान जेल में अपने इलाज ना करवाने की वजह से फ्रस्ट्रेटेड है, कैद तन्हाई में रखा हुआ उन्हें। ये जो सारे इस वक्त इंटरनेशनल दुनिया जोर डाल रही है, एक ही मकसद, इमरान खान को अस्पताल में उनके बुनियादी इंसानी हकूक दें, उनके केसेस लगाएं, उनकी रिहाई हो, फिर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। वरना ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आगे हालात मजीद ख़राब होंगे और इनके लिए होंगे। बाद में ये बेशक भाजपा, वो आसिफ गफूर, देखें आसिफ गफूर इमरान खान के दौर में DGISPR था, उस वक्त इनकी बातें सुने, और फिर जब ये कोर कमांडर बने बलोचिस्तान के, उनकी बातें सुने। बलोचिस्तान में जो कुछ होता रहा, इन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। आज इन्हें वो 15 बच्चे नजर आ रहे हैं जो जले हुए हैं, लेकिन बलोचिस्तान में अगर आप पूरी तारीख उठाएं, जितने दौर में मौजूद थे, वहां पे क्या क्या जुल्म सितम नहीं होता रहा, ये नहीं बोले। इसी तरह ये भी रिटायर होकर बाद में ट्वीट करके किसी दुखी वक्त, आवाम नहीं मानती। आपको बाकायदा इन हालात में सामने आके इस्तीफा रखना पड़ता है कि मैं आपका साथ नहीं दे सकता, वरना सिस्टम में रह के तब्दीली लाना, ये सारे ड्रामे अब नहीं चलते, क्योंकि लोगों को पता है आप या तारीख की इस तरफ है, इस तरफ, दरमियान वाला काम है ही कोई। बहरहाल वीडियो लंबी हो रही है, अपना ख्याल रखें, अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।